नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड जिला सीरीज़ को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने उत्तरकाशी और चमोली को पढ़ लिया था। और आज इस सीरीज़ का तीसरा टॉपिक है जिला देहरादून। इसके बारे में पढ़ेंगे और जो इसके अतिरिक्त तथ्य है उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड, जिसने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे देहरादून का जो नाम है देहरादून, ये कैसे पड़ा है, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है सिख गुरु राम राय से। ये क्या करते हैं, 1776 में देहरादून आते हैं। कहाँ से आते हैं? करतारपुर, पंजाब से। और माना जाता है इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला था, यहाँ ये रहने लगे थे, जिस कारण इसका नाम देहरादून हो गया और बाद में कालांतर में इसका नाम देहरादून हो गया। प्रश्न आएगा, गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? तो 1676 यानी कि 1676 के अंदर करतारपुर से देहरादून आए थे। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगला है द्रोणनगर। इसका नाम द्रोणनगर भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे, पांडवों के गुरु थे, इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण इसको द्रोणनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं इसका जो प्राचीन नाम है क्या है? पृथ्वीपुर। जो पंवार राजवंश है उनके समय देहरादून में एक नगर बसाया गया जिसका नाम था पृथ्वीपुर, और उसी के नाम पर देहरादून का नाम है ना। ये प्राचीन नाम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर परमार नरेश फतेह शाह की बात करें, इन्होंने गुरु राम राय कब आए थे? 1676 में आए थे, अभी पढ़ा है। इनको 3 गांव दान दिए थे, एक तो चामासारी, दूसरा राजपुर, तीसरा खुड़बड़ा। चामासारी, है ना। इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला, यानी यहाँ रहने लगे, जिस कारण इसका नाम हो गया देहरादून। बाद में एक महारानी होती है गढ़वाल की, कर्णावती, महिपत शाह की पत्नी है। इनके समय जो मुगल शासक है दिल्ली के अंदर, शाहजहाँ, और इनके एक सेनापति है नवाजत खां, और नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल आक्रमण होता है, जिसमें सबसे पहले दून घाटी पर आक्रमण किया जाता है 1636 के अंदर। तो आपको याद रखना है, 1636 में नवाजत खान ने किसके समय गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो कर्णावती के शासन में किया है, क्योंकि इनके जो पति है महिपति शाह, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और पुत्र कौन है? पृथ्वीपति शाह, जो मात्र 7 वर्ष की उम्र के है, 7 वर्ष के है ना। और संरक्षिका कौन है? कर्णावती। तो यही कर्णावती नवाजत खां और उसके जो सैनिक है उनके नाक और कान कटवाती है, जिस कारण इसका नाम पड़ता है नाक काटी रानी, है ना। नाक काटी रानी किसका नाम है? तो महारानी कर्णावती का है। किसने दिया है? सिपर शाह डबराल ने दिया है। देखिए फ्रेंड, आगे जाके प्रदीप शाह पंवार नरेश होते हैं। इनके समय भी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ये क्या करते हैं? दून क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, और 1770 तक यहाँ क्या करते हैं? राज करते हैं। ये क्षेत्र प्रदीप शाह से जीत जाते हैं और यहाँ पर राज करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। देखिए फ्रेंड, 1699 में गुरु राम राय ने यहाँ मुगल शैली में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। जो झंडा दरबार है, झंडा दरबार की नींव किसने रखी है? तो गुरु राम राय थे। कब रखी है? 1699। और इनकी पत्नी 1707 में इस गुरुद्वारे का कार्य पूर्ण करवाती है, जिनका नाम है पंजाब कौर। पंजाब कौर किसकी पत्नी थी? गुरु राम राय जी की पत्नी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है गुलाम कादिर। ये भी देहरादून पर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1785 के अंदर। और इस समय शासन कौन कर रहे हैं? ललित शाह। ललित शाह के समय करते हैं। पंवार नरेश ललित शाह हैं। और जैसे ही ये गुलाम कादिर देहरादून पर आक्रमण करेगा, इस क्षेत्र को विजित करेगा और अपना एक प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर यहाँ नियुक्त करेगा, जिसका नाम है उमेद सिंह। बाद में ललित शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह राजा बनते हैं। ये क्या करते हैं? देहरादून को फिर से गढ़वाल में मिलाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह इस उमेद सिंह से के साथ करते हैं, जिसको गुलाम कादिर ने यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। और उसके बाद जो उमेद सिंह है वो यहाँ का स्थायी शासक नियुक्त किया जाता है ना। और इस क्षेत्र को गढ़वाल में मिलाया जाता है। देखिए फ्रेंड, प्रद्युमन शाह के 2 मंत्री हैं, एक तो रामा और धरणी हैं। जैसे ही प्रद्युमन शाह इस क्षेत्र को अपने अधीन करेंगे, यानी कि उमेद सिंह के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और यहाँ पर उनके जो 2 मंत्री हैं रामा और धरणी, ये क्या करते हैं? फिर से व्यवस्था स्थापित करते हैं, जो भूमि व्यवस्था होगी इस टाइप से व्यवस्थित इस क्षेत्र को करते हैं। अगला है 1803 में गोरखाओं ने क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया, और 14 मई 1804 को देहरादून में खुड़बड़ा के मैदान में गोरखों ने प्रद्युमन शाह को पराजित किया, और यहीं पर प्रद्युमन शाह मारा गया, और यह क्षेत्र 1815 तक गोरखों के अधीन चले गया। ये देहरादून गोरखों के अधीन भी रहा है ना। कब से कब तक? 1804 से लेकर 1815 तक। और 1815 में जैसे ही अंग्रेज आएंगे, गोरखों को यहाँ से पराजित करेंगे, तो ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इससे पहले 1398 ईस्वी में देहरादून का जो मोहान दर्रा है, मोहान पास है, तो तैमूरलंग का भारत आक्रमण होता है, तो मोहान पास से ये देहरादून में प्रवेश कर इस क्षेत्र को विजित करता है। अगर बात करें अंग्रेजों की, तो जैसे ही यहाँ से गोरखों को परास्त करेंगे, तो 1815 में ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अधीन जाता है। और जो अंग्रेजी सेना है वो देहरादून में कहाँ से प्रवेश करती है? मोहान और तिमली दर्रे से प्रवेश करती है। और कब करती है? 1814 के अंदर। यहाँ पर प्रश्न आएगा कि अंग्रेजी सेना ने देहरादून में कहाँ से प्रवेश किया?
या फिर मोहांड और तिमली दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो देहरादून में स्थित हैं। इस टाइप से। और कब आए थे? 1814 में आए थे। किसके कहने पर आए थे? तो सुदर्शन शाह के कहने पर आए थे। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, 1814 में क्या होता है, जब अंग्रेज देहरादून को विजिट करने के लिए आएंगे तो नाला पानी देहरादून के अंदर है, वहाँ पर जो गोरखा शासक है या फिर गोरखों की ओर से जो शासन कर रहा है वो कौन है? बलभद्र शाह थापा जी है। और अंग्रेज जनरल कौन है? जिलेप्सी हैं। इनके नेतृत्व में सेना आती है और इनके बीच युद्ध होता है। तो नाला पानी का युद्ध कब होता है? 1814 में होता है। किस किस के मध्य? जनरल जिलेप्सी और बलभद्र शाह थापा के मध्य होता है। इसमें पहले जिलेप्सी मारा जाता है, बाद में बलभद्र शाह थापा मारे जाते हैं। तो इन्हीं की याद में दोनों के स्मारक यहाँ बनाए जाते हैं, कंपनी सरकार है उनके द्वारा, है ना। तो नाला पानी में 2 स्मारक, खलंगा स्मारक, एक तो जनरल जिलेप्सी का और उसके सिपाहियों की स्मृति में है, और दूसरा स्मारक किसकी स्मृति में है? बलभद्र शाह और उसके सैनिकों की स्मृति में है, क्योंकि दोनों अपनी वीरता के साथ लड़ते हैं। इसलिए जो अंग्रेज गवर्नमेंट है वो इनकी वीरता को देखकर इनका यहाँ पर स्मारक बनवाती है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही अंग्रेज इस क्षेत्र को विजिट करेंगे और 1817 में देहरादून की स्थापना करते हैं और इस क्षेत्र को मिलाते हैं कहाँ? सहारनपुर मंडल में। बाद में इसी क्षेत्र को 1825 के अंदर कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, देहरादून को विजिट करके या फिर देहरादून का गठन कर 1817 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को कौन से मंडल में शामिल किया? तो तब हो जाएगा सहारनपुर मंडल, सहारनपुर। और 1825 में यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? तो 1825 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1829 में देहरादून को मेरठ मंडल में स्थापित किया। ये सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले 1817 में देहरादून का गठन होता है, इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया जाता है। और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में इसको शामिल किया जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी, है ना। और 1829 में किस में शामिल किया जाता है? फिर से मेरठ मंडल में। और बाद में 1867 के अंदर देहरादून को नगर पालिका बनाया जाता है ना। देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867, ये भी आपको याद रखना है। और जो देहरादून है इसको अलग जिले के रूप में प्रकाशित कब किया जाता है? 1871। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। देहरादून की स्थापना 1817 और देहरादून को अलग जिले के रूप में कब प्रकाशित किया गया? तो 1871। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अब बात करेंगे गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969 और स्वतंत्रता के बाद 1975 में गढ़वाल मंडल में देहरादून को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट हैं। सबसे पहले 1817 में सहारनपुर मंडल में, उसके बाद इसको कुमाऊं कमिश्नरी में 1825 के अंदर, फिर 1829 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया और 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बनाया जाता है, जबकि देहरादून नगर पालिका कब बनाई जाती है? 1867। जैसे अभी पढ़ा है ना, 1867 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना होती है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है देहरादून की भौगोलिक स्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकली इसकी स्थिति कहाँ है, किन हिमालयों के मध्य है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी एरिया है ना, हिमालय की रेंज में आता है। तो कहाँ ये बसा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है जो देहरादून जिला है वो किसके मध्य है? एक तो शिवालिक है, दूसरा मध्य हिमालय, इनके बीच दून घाटी में बसा है। देखिए फ्रेंड, दून घाटी होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। 3 हिमालय की श्रेणियाँ हैं। सबसे ऊपर बृहद है, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है। सबसे निचला कौन सा है? शिवालिक है। और बीच वाला मध्य या निम्न हिमालय है ना। और इनके बीच जो समतल और चौरस घाटियाँ, जो चौड़ी घाटियाँ होती हैं और समतल होती हैं, यही क्या है? दून या द्वार कहलाते हैं। पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून है, पाटली दून है, कोटली दून है। और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार है, कोटद्वार है ना। इस टाइप से ये आपको याद रखना है। तो देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच जो दून घाटी है तो वहाँ बसा है। तो प्रश्न आएगा, दून घाटी किसे कहते हैं? मध्य हिमालय श्रेणी और जो शिवालिक श्रेणी है इनके बीच जो समतल और चौरस घाटियाँ हैं, चौरस यानी कि चौड़ी सी घाटियाँ हैं, उनको क्या कहते हैं? पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो वहीं बसा है कौन सा क्षेत्र? देहरादून। और राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो वो भी देहरादून हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें जो क्षेत्रफल है, देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर है, 3088, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो देहरादून है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तराखंड का मैप लगभग इस टाइप का है। तो देहरादून यहाँ पर है तो सबसे पश्चिमी है, और पिथौरागढ़ सबसे पूर्व का जिला है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिणी यूएस नगर है, उधम सिंह नगर है। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए फ्रेंड, देहरादून जनपद की अगर सीमाओं की बात करें तो ये 2 राज्यों की सीमा से सीमा साझा करता है। एक तो हिमाचल, और हिमाचल के किस जिले से ये सीमा साझा करता है? तो सिरमौर जिले से करता है। और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से देहरादून सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो हिमाचल, दूसरा उत्तर प्रदेश, हिमाचल का सिरमौर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। देखिए फ्रेंड, अगर राज्य की अंदर बात करें तो राज्य के अंदर जो देहरादून की सीमाएं हैं 4 जनपदों के साथ लगती हैं। पहला हरिद्वार है, दूसरा उत्तरकाशी है, टिहरी है और
पौड़ी है। ये 4 आपको याद रखने हैं। जबकि राज्यों के साथ तो 2 राज्यों के साथ, और जिले कितने हैं राज्य के अंदर, तो 4 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। अगला है दून। दून किसे कहते हैं? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से लेकर 700 मीटर ऊंची फैले जो चौरस 36 घाटियां हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। जैसे मैंने बताया है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक है, इनके बीच 24 से 32 किलोमीटर तक, और ऊंचाई कितनी होगी? 350 से लेकर 700 मीटर तक। इनके बीच जो चौड़ी घाटियां हैं, समतल चौड़ी घाटियां हैं, उनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं या फिर द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार। अगला है राज्य का सबसे बड़ा दून है, तो वो देहरादून ही है, जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा है ना। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 से लेकर 250 होती है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो देहरादून का राजपुर है, तो वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 318 सेंटीमीटर। उत्तराखंड में 2 जगह सेम बारिश होती है, एक तो देहरादून के राजपुर में, दूसरा नरेंद्र नगर कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर, है ना। जिस कारण नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी के मासिनराम गांव में होती है। तो इस कारण उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर है, और सबसे ज़्यादा बारिश नरेंद्र नगर और राजपुर में होती है। इसलिए देहरादून में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो भी पता होना चाहिए, कितना है? 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है देहरादून जनपद के प्रपात यानी कि वाटरफॉल। तो वाटरफॉल सबसे पहला है टाइगर फॉल। ये कहाँ पर है? चक्राता में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोईघाट फॉल। तो मोईघाट फॉल कहाँ है? ये भी चक्राता में है। किमोना फॉल, ये भी चक्राता देहरादून में है, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। शिखर फॉल, तो ये राजपुर रोड पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट है मासी जलप्रपात। तो मासी जलप्रपात मसूरी में है, मौसे मसूरी, मौसे मासी, इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। पटना जलप्रपात, तो ये ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश के देहरादून वाले क्षेत्र में है, क्योंकि ऋषिकेश 3 जनपदों में आता है, एक तो देहरादून में आता है, पौड़ी में आता है और टिहरी में आता है ना। तो ऋषिकेश जो पटना जलप्रपात है, तो वो देहरादून में आएगा, ये भी आपको याद रखना है। कांसरो ताल, तो कांसरो ताल कहाँ है? देहरादून के रायवाला के पास स्थित है। चंद्रवाड़ी ताल, तो ये भी देहरादून में चंद्रभागा नदी पर स्थित है। गौतम कुंड, तो ये भी चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे जो देहरादून जनपद में नदी, झीलें या कुंड हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जो यहाँ की नदियाँ हैं। देखिए फ्रेंड, जो देहरादून में बहने वाली आसन नदी है वो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और कहाँ पर इनका संगम होता है? रामपुर मंडी के पास देहरादून में यमुना और आसन नदी का संगम होता है। देखिए फ्रेंड, पूर्वी यमुना नहर जो यमुना नदी से निकाली गई है और आसन नदी, इनके संगम पर डाकपत्थर है, और यहीं पर जो आसन बैराज है वो भी स्थित है। तो आसन बैराज किन नदियों के संगम पर है? तो यमुना और आसन नदी के संगम पर है। और कब बनाया गया था ये? तो 1967 में ये बनाना शुरू हुआ था, है ना, आपको याद रखना है। और इसका जो अन्य नाम है ढालीपुर डैम या फिर ढालीपुर झील, इसी का नाम है। और देखिए फ्रेंड, अगर इसकी बात करें तो ये क्यों फेमस है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए ये फेमस है। यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अगली है सोंग नदी। देखिए फ्रेंड, सोंग एक मुख्य नदी है जो दून घाटी की प्रमुख नदी है। सोंग की सहायक नदियों की बात करें तो एक तो सिसवा है, दूसरी वाल्दी है। प्रश्न आएगा सिसवा और वाल्दी किसकी सहायक हैं? सोंग की सहायक हैं। और सोंग किसकी सहायक है? तो सोंग गंगा की सहायक है, गंगा, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सिसवा, ये वाली जो नदी है सिसवा, तो इसकी जो सहायक हैं कौन कौन सी हैं? एक तो रिस्पना है, दूसरी बिंदाल है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले सोंग है, सोंग की जो सहायक हैं कौन कौन है? सिसवा और वाल्दी हैं। और सिसवा की सहायक कौन सी है? एक तो रिस्पना है, दूसरा बिंदाल है। और सोंग किसकी सहायक है? ये गंगा की सहायक है। इस टाइप से ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो सोंग नदी है मैंने बताया है गंगा की सहायक नदी है, तो कहाँ पर मिलती है? तो रायवाला के पास गंगा में समाहित हो जाती है। अगली नदी है वाल्दी नदी। देखिए फ्रेंड, जो वाल्दी नदी है इसके तट पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? तो वाल्दी नदी के तट पर है ना। और नदी है, इसमें गंधक युक्त जो पानी है वो आता है, यानी कि इसमें सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण जो बॉडी के जो रोग होते हैं, शरीर के जो रोग होते हैं वो साफ हो जाते हैं, है ना। अगला है देहरादून जनपद की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं यहाँ। पहली बात तो जो देहरादून है वो जोन की दृष्टि से किस में रखा गया है? तो जोन 4 में रखा गया है। 1937 में देहरादून में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। आपको याद रखना है कि देहरादून में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 1937 में 8 रिक्टर स्केल का। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? एक तो देहरादून में है, दूसरा टिहरी में है, तीसरा गरुड़गंगा चमोली के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में भूकंप मापी स्टेशन कितने हैं? तो 3 है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? एक तो देहरादून, दूसरा टिहरी और तीसरा गरुड़गंगा। गरुड़गंगा कहाँ है? चमोली के अंदर है, आपको याद रखना है। अब है देहरादून जनपद में जो खनिज संपदा है, यानी कि यहाँ
क्या क्या खनिज पाया जाता है, क्योंकि देहरादून खनिज की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चूना पत्थर है ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर का भंडार कहाँ है? कालसी में जो मंदराम एवं बाराकोट क्षेत्र है वहाँ उत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में उत्तम किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है, तो वो कहाँ होगा? कालसी के पास जो मंदराम और बाराकोट क्षेत्र है। अगर हम बात करें मसूरी, तो मसूरी भी खनिज भंडार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्रीम रंग का जो सख्त चूना पत्थर होता है उसके भंडार के लिए मसूरी इंपॉर्टेंट है, या मसूरी क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और संगमरमर, तो संगमरमर कहाँ मिलता है? तो ये मुख्य रूप से देहरादून में ही मिलता है। और खड़िया का जो मुख्य क्षेत्र है, खड़िया होता है ना, खड़िया खनन, तो मसूरी के पास जो महागांव है और कियारकुली है ये खड़िया की दृष्टि से मुख्य क्षेत्र है ना, इसके भंडार यहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न आएगा खड़िया खनिज के लिए मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो एक तो महागांव है और दूसरा कियारकुली, और दोनों कहाँ है? मसूरी देहरादून में स्थित है। और बेराइट जो खनिज है इसके भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी देहरादून में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें जिप्सम, तो जिप्सम में भी देहरादून के घपीला गाँव, तो यहाँ जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं, जिप्सम पाया जाता है ना। अब बात करेंगे हम देहरादून के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो देहरादून है उसका एक उपनाम है, कौन सा? वननगर है। दूसरा उत्तराखंड का वेनिस है, उत्तराखंड का वेनिस, तो किसे कहते हैं? देहरादून को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, देहरादून में 51.59% भाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि वन नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है। तो कभी फैक्ट बन जाएगा कि वन नगर देहरादून है और यहाँ पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 51.59 यानी कि 51-59% भाग पर वन पाए जाते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य के नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो टोंस नदी बेसिन में कितने पाए जाते हैं? 76.6% वन पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, नदी बेसिन होता क्या है? नदी के जो बहने का जो क्षेत्र है और उसके आसपास, इनके आसपास जो वन है, तो वही क्या है? नदी बेसिन के वन है। तो कितने प्रतिशत हैं वो? 76.6% वन है। इसमें टोंस पहले नंबर पर है। दूसरे पर कौन सी है? दूसरे पर कोसी नदी घाटी है, ये हमने पढ़ा था। तीसरे पर कौन सी है? यमुना है, यमुना घाटी है। और चौथे पर कौन सी है? काली नदी घाटी है। ये आपको याद रखना है। ये चार हैं जिसमें सर्वाधिक नदी बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उनका क्रम है, ये आपको याद रखना है। जब मैं इससे पहले की जो वन वाली सीरीज़ पढ़ा रहा था परीक्षा वाणी की, तो उसमें मैंने ये कंप्लीट पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, और मानसूनी वन कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन, यानी कि जो वन मानसून पर निर्भर है तो उन्हीं को मानसूनी वन कहते हैं। और राज्य का पहले चिड़ियाघर की बात करें तो वो देहरादून जू है, और इस जिसका पुराना नाम क्या था? मालसी डियर पार्क। इसकी स्थापना होती है, देहरादून जू की स्थापना कब होती है? 2016 में। जबकि जो मालसी डियर पार्क था वो 1976 में बनाया जाता है, और बाद में 2016 में इसको देहरादून जू का दर्जा दिया जाता है, जो राज्य का पहला चिड़ियाघर है ना। नेक्स्ट है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2005 में होती है। जब परीक्षा वाणी में वो पढ़ा रहा था नेशनल पार्क है, तब मैंने ये पढ़ाया था, ये सब कुछ मैंने बता रखा है उसमें। देखिए फ्रेंड, जो आसन वेटलैंड है उसकी स्थापना 2005 देहरादून में होती है ना। और ये कितने क्षेत्रफल में है? तो 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। ये हेक्टेयर में है, ना कि वर्ग किलोमीटर में। तो हेक्टेयर कितना है? 440 वर्ग हेक्टेयर। और आपको ये याद रखना है कि देहरादून को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो 2020 में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है 3 जिलों में आता है। एक तो देहरादून में आता है, दूसरा पौड़ी में आता है, तीसरा हरिद्वार में आता है। ये मैंने परीक्षा वाणी में पढ़ा चुका हूँ कैसे ये बना है। अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। किस किस से मिलकर? एक तो मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1935 में होती है। राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब होती है? ये आप लोग कमेंट करेंगे, मैंने पढ़ा रखा है ये। और तीसरा था कौन सा? चीला वन्यजीव विहार। इन तीनों से मिलकर 1983 में इसकी स्थापना होती है ना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। क्यों प्रसिद्ध है ये? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किसके नाम पर है? ये मैंने बताया था। जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व इसको 2015 में घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 जिलों, जैसे मैंने बताया, देहरादून में है, पौड़ी में है और हरिद्वार में है ना। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 820.4 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें मसूरी वन्यजीव विहार, ये भी देहरादून में है और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसका क्षेत्रफल कितना है 10.82 वर्ग किलोमीटर या फिर 11 वर्ग किलोमीटर भी होगा तो चलेगा। आपको दोनों याद रखने हैं, या फिर ये होगा या ये होगा। 10.82 याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है मसूरी वन्यजीव विहार क्यों प्रसिद्ध है, तो माउंटेन क्विल जो पहाड़ी बटेर है उसके लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1993 में की जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देखिए फ्रेंड, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब होती है 1767 में होती है। कहाँ पर, कलकत्ता में होती है, बंगाल में होती है। और इसका मुख्यालय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में कहाँ लाया जाता है, तो देहरादून में लाया जाता है। आपको याद रखना है जो सर्वे ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, सबसे पहले इसकी स्थापना 1767 में और 1942 में ये देहरादून ट्रांसफर होता है, इसका मुख्यालय देहरादून लाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर इस विभाग की बात करें तो ये एकमात्र विभाग है भारत के अंदर जो भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड, इस विभाग के जो 1830 के अंदर जो सर्वेक्षक बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर है, जॉर्ज एवरेस्ट, है ना। इनको इसका महासर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है कब, 1830 के अंदर। जैसे ये विभाग इनके अंडर आएगा तो ये सबसे पहले 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई नापते हैं, इसकी ऊंचाई का पता लगाते हैं तो ये कहते हैं कितनी है, 29,002 फीट घोषित करते हैं। ये फीट में है, 29,002 फीट। देखिए फ्रेंड, प्रश्न आएगा कि किस व्यक्ति ने या फिर किसने एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 29,002 फीट घोषित की थी, तो सर्वे ऑफ इंडिया के जो महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने की थी, इन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए फ्रेंड, जो FRI है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी स्थापना होती है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में 1865 में क्या होता है, भारत के वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया जाता है ना। वनों की देख रेख के लिए जर्मनी से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, जर्मनी से। कौन आते हैं, डिट्रिच ब्रैंडिस, ये भारत के पहले वन महानिरीक्षक हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे ये भारत आएंगे तो ये क्या करेंगे, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना करेंगे 1878 में, किस नाम से, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से। बाद में क्या होता है, यहीं पर 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा जाता है और इसी का नाम 1906 में क्या किया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का नाम किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई, इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया, तो 1884 में रखा गया, है ना। और इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब रखा गया, तो 1906 में रखा गया। यही FRI था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही क्या था, FRI था। तो इसीलिए FRI की स्थापना कब आता है, 1906 में। ये आपको याद रखना है, FRI की स्थापना 1906। देखिए फ्रेंड, स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बाद में 1991 में जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, ये क्या करता है, FRI में जो विद्यालय है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करता है ना। जो 1878 में जो स्कूल खोला गया था उसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करता है कौन, UGC। और कब करता है, 1991 में, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें FRI के अंदर जो वानिकी संग्रहालय है, जो वन संग्रहालय है, कितने हैं, 6 हैं। और इसका जो भवन है, मुख्य भवन जो बिल्डिंग है, वो किस शैली में है, ग्रीक और रोमन शैली में। और इसके जो वास्तुविद थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन दिया है, कौन थे, CG ब्लूमफील्ड, इनके द्वारा इसका डिज़ाइन दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो FRI का मुख्य भवन है उसका उद्घाटन कब किया गया, 1929 में। जबकि कार्य कब शुरू हुआ था, 1923 के अंदर इसका कार्य शुरू हुआ था और 1929 में भारत के वाइसराय हैं लॉर्ड इरविन, ये इसका उद्घाटन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें FRI का जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है, ब्रैंडिस गेट, किसके नाम पे है, डिट्रिच ब्रैंडिस, जो जर्मनी से आए थे भारत में वनों की देख रेख के लिए, उन्हीं के नाम पर है ना, जिन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत की थी, उन्हीं के नाम पर है। अगला है FRI में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है, इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में। वैसे तो इसकी स्थापना 1938 के अंदर होती है, बाद में 1987 में इसका नाम होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी। तो दोनों आपको याद रखना है, 1987 या फिर 1938, दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है। अगला है FRI जो भवन है इसकी आधारशिला जैसे मैंने बताया 1923 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था, 1929 के अंदर, है ना। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये भवन कितना लंबा है, 320 मीटर लंबा है। देखिए फ्रेंड, अगर इसके मुख्य भवन में संग्रहालय की बात करें तो 6 संग्रहालय हैं जैसे मैंने बताया है, और यहाँ पर 18,000 जो लकड़ी के यानी कि कास्ट के नमूने हैं
तो ये कहाँ है, FRI के अंदर है। अगर प्रश्न आएगा FRI में कितने कास्ट नमूने हैं, तो 18,000 कास्ट नमूने हैं। कितने संग्रहालय हैं, तो 6 संग्रहालय हैं। ये एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा लकड़ी से निर्मित संग्रहालय है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट। इसकी स्थापना देहरादून में होती है। जो जॉलीग्रांट हॉस्पिटल है उसी का नाम है ना। इसकी स्थापना 1989 में कौन करते हैं, स्वामी राम करते हैं। और 2007 में इसी मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। और ये क्या था, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज था। तो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन था, वो भी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट था। देखिए फ्रेंड, इसके बाद देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब होती है, 2009 में होती है। प्रश्न आएगा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, तो देहरादून में है, ना कि हरिद्वार में। हरिद्वार नहीं होगा, तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है दून अस्पताल। जो दून हॉस्पिटल है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। और 2016 में दून हॉस्पिटल को राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, तो इसकी स्थापना कब होती है, 6 अप्रैल 2015 को होती है ना। देहरादून के अंदर होती है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो प्रश्न आएगा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में। अब हम पढ़ेंगे देहरादून के जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी कहाँ है, देहरादून में है। क्यों प्रसिद्ध है, रॉवर्स केव यानी कि डाकुओं की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, या चोरों की गुफा कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। प्रश्न इस टाइप से आता है, प्रसिद्ध चोरों की गुफा कहाँ स्थित है, तो देहरादून के गुच्चू पानी में स्थित है। अगला है भागीरथी रिसोर्ट, सेलाकुई में एक पिकनिक स्पॉट है। नेक्स्ट है फन वैली, ये भी देहरादून हरिद्वार मार्ग पर एक आकर्षण का केंद्र है। लच्छीवाला कहाँ है, ये भी डोईवाला देहरादून में है। इंदिरा मार्केट, ये भी देहरादून में है। ये सब आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें बुद्धा टेम्पल, तो ये भी देहरादून के अंदर क्लेमेंट टाउन में स्थित है। और यहाँ पर जो इसका पुराना नाम है क्या है, मांडोलिक मठ। तो मांडोलिक मठ कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। किसका पुराना नाम है, तो बुद्धा टेम्पल का पुराना नाम है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर सन 2002 को हुई थी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 220 फीट है ना। और इसकी मंजिल कितनी है, तो 5 मंजिला इमारत है। और बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है कितनी फीट ऊंची है, तो 103 फीट ऊंची है। ये सब आपको याद रखना है। अगर बात करें क्लॉक टावर, तो क्लॉक टावर यानी कि जो घंटाघर है इसकी नींव कब रखी गई थी, तो 24 जुलाई 1948 को जो तत्कालीन यानी कि उस समय की राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, इन्होंने रखी थी देहरादून घंटाघर की नींव। अगर प्रश्न है कि देहरादून घंटाघर की नींव किसने रखी, तो राज्यपाल सरोजनी नायडू ने रखी। और कब रखी, तो 24 जुलाई 1948 को इस समय रखी है। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 1953 में बनकर तैयार हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है क्लॉक टावर का जो पुराना नाम है, किस नाम से भी जाना जाता था इसको, बलबीर टावर। तो बलबीर टावर किसका नाम है, तो क्लॉक टावर जो देहरादून में है उसी का नाम है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 85 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका आकार षटभुज है, यानी कि इसमें 6 भुजाएं हैं, है ना, षटभुज 6 भुजाएं हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर। तो देहरादून जू है जो हमने अभी बात करी थी, इसका पुराना नाम क्या है, मालसी डियर पार्क इसका पुराना नाम है। और जो देहरादून जू है उसको मिनी लॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। और देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी। और इसी के तहत इसको राज्य का पहला चिड़ियाघर यानी कि जू घोषित किया गया था। कब किया गया, तो 2016 में किया गया। देखिए फ्रेंड, वैसे तो इसकी स्थापना मैंने बताया था 1976 में होती है ना। तो 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में इसकी स्थापना होती है। किसकी, जो देहरादून जू है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो कालसी है, पर्यटक स्थल कालसी। तो कालसी सभी लोग जानते हैं, कालसी से 257 ईसा पूर्व BC का अशोककालीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है ना। इससे भी ये फेमस है। और कालसी का जो पुराना नाम है कालकोट प्राप्त होता है। वुहिनसांग ने भी कालसी की यात्रा की थी, जिस कारण इसने इसको सुधनगर कहा है ना। तो वुहिनसांग ने कालसी के लिए कौन सा नाम दिया, सुधनगर नाम दिया। और जो कालसी स्थित है किन नदियों के मध्य है, यमुना एवं अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। अगर हम बात करें कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला है, अभी हमने पढ़ा है ना, जैसे बात करी है। और स्थानीय भाषा में इस शिलालेख को क्या कहते हैं, चित्रशिला। शिलालेख क्या होता है, पत्थर है उस पर लिखा गया लेख, तो यही क्या है, शिलालेख है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कालसी से प्राप्त हुआ है ना। और कब का है, 257 ईसा पूर्व का है, ये आपको याद रखना है। और किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो फ्रेंड, इस सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे अगला पार्ट जल्द ही लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जिसने इससे पहले के डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और PDF के लिए टेलीग्राम से चैनल से जुड़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट 2 देहरादून।